क्या हो जब एक औरत अपनी प्यास बुझाने के लिए सारी हदें पार कर देती है। कैसे एक औरत अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने परिवार को ही मिटा डालती है। लेकिन क्या हुआ था उस दिन, उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 3 अक्टूबर 2017 राजस्थान अलवर शिवाजी पार्क सोसाइटी, जहां के घर की छत के ऊपर दो बहनें संध्या शर्मा और कविता शर्मा सो रही थी। सुबह के वक्त वो दोनों उठते हैं और नीचे हॉल में पानी की मोटर चालू करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे हॉल में पहुंचते हैं, वो दोनों जोर से चीखते हैं, मानो कि जैसे उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक चीज देख ली हो। उनकी ये चीख सुन के आजू बाजू के लोग उनके घर आ जाते हैं। आने के बाद वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस हॉल में उस घर के मुखिया पनवारी लाल शर्मा के साथ उनके 3 बेटे अमन शर्मा, हैप्पी शर्मा और अज्जू शर्मा और उसके छोटे भाई का बेटा निक्की शर्मा, ये पांचों की लाश थी। वो सारे लोग ये सारी चीजें देख करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद सबसे पहले पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस सबसे पहले लोकेशन में आती है और पूरे घर को इन्वेस्टिगेट करती है। उस हॉल में हर जगह सिर्फ खून ही खून था। पुलिस वो पांचों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अपनी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस को उस हॉल से 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। लेकिन जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तभी पनवारी लाल शर्मा की पत्नी संध्या शर्मा की तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि इस हादसे के बाद वो इतना ज्यादा रो रही थी कि वो सीधा बेहोश हो गई थी। अब इस चीज के लिए उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब जो पुलिस आती है वो सबसे पहले ये देखती है कि जिन्होंने भी ये चीज करी है वो घर में एंट्री कैसे करे होंगे। अब हालांकि जो उनका घर था उसमें 2 दरवाजा था, एक मेन गेट और एक बैक साइड गेट। जो बैक साइड गेट था वो तो अंदर से लॉक था, लेकिन जो मेन गेट था वो खुला हुआ था। और इस बात की कंफर्मेशन वो दोनों बहनों ने दी थी कि जब वो नीचे आई थी तो जो मेन डोर था वो खुला हुआ था, और जो पुलिस थी उन्हें भी कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले थे, यानी कि कोई इंसान इस घर में जबरदस्ती नहीं घुसा था, बल्कि गेट को ओपन किया गया था। और जब ये सब कुछ इस घर में हो रहा था तो ना ही संध्या को आवाज आई, ना ही कविता को आवाज आई, और ना ही कोई पड़ोसी अड़ोसी को भी आवाज आई। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि जब इतनी बड़ी चीज हुई है लेकिन किसी भी इंसान को आवाज तक नहीं आई। और इंटरेस्टिंगली पुलिस को एक और चीज पता चलती है कि जब ये सब कुछ हुआ था तो जो पनवारी लाल का छोटा भाई मुकेश शर्मा था वो भी घर से गायब था। हालांकि वो घर में ये बता करके गया था कि वो कुछ बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा है, लेकिन जब अब पुलिस उससे कॉन्टेक्ट करने की ट्राई कर रही थी तो वो नाकामयाब हो रही थी। नाउ अब जो पुलिस आती है वो आजू बाजू के सीसीटीवी कैमरेज को देखती है। हालांकि उस एरिया में उतने ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरे से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल पाती है। नाउ जो पुलिस आती है वो थोड़ा सा एंगल चेंज करती है। वो ये सोचती है कि हो सकता है किसी का वाद विवाद होगा जिसकी वजह से किसी इंसान ने ये सारी चीजें करी। तो जो पुलिस आती है वो पनवारी लाल के बैकग्राउंड को चेक करती है, तो पता चलता है कि 1999 में पनवारी लाल की शादी हुई थी संध्या शर्मा से, और शादी के बाद उनके 3 बच्चे भी हुए। अमन शर्मा जो कि 17 साल का था, हैप्पी शर्मा जो कि 15 साल का था, और अज्जू शर्मा जो कि 14 साल का था। अब ये सब लोग पहले मिल करके राजस्थान के अलवर कठोर तहसील गाँव में रहते थे। फिर 2003 में ये सब लोग अलवर की उस गांव से निकल करके अलवर के शिवाजी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पनवारी लाल था उसके और उसके चाचा के बीच में हमेशा प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद होता था। लेकिन ये वाद विवाद कोई आम वाद विवाद नहीं था, बल्कि ये दोनों एक दूसरे की जान तक लेने की बातें करा करते थे। तो अब जो पुलिस आती है उन्हें ये लगता है कि हो सकता है शायद पनवारी लाल का चाचा ये सब चीज के पीछे होगा। बट पुलिस को तभी ये पता चलता है कि पनवारी लाल शर्मा के घर से उनके बेटे अमन की स्कूटी भी गायब है, जिससे पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद वो सारे लोग स्कूटी से ही वहां पर से भागे होंगे, जिसकी वजह से जो पुलिस आती है वो उस स्कूटी को ढूंढना शुरू करती है। और इसी बीच में वो पांचों लोगों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही पुलिस को पता चलती है, पुलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा था कि उनकी डेथ से पहले उन्हें खाने में नशीली टैबलेट्स दी गई थी। लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसकी बॉडी से वो नशीली टैबलेट्स नहीं मिली थी, और वो था अमन। लेकिन वहीं पर अमन की बॉडी में सबसे ज्यादा चोट के निशान थे, और वो सारे चोट के निशान तब आते जब वो किसी से हाथापाई करता, यानी कि उसके घर में जो भी इंसान घुसा था उसने उसके साथ हाथापाई करी, लेकिन वो सारे लोगों ने मिल करके उसे मार दिया। लेकिन तभी जो पुलिस आती है उन्हें पता चल जाती है कि अमन की स्कूटी अलवर स्टेशन में खड़ी हुई है। पुलिस सबसे पहले वहां पर जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस को वो स्कूटी मिलती है जिस स्कूटी के हैंडल में खून लगा हुआ था। पुलिस वहां पर से कुछ फिंगरप्रिंट्स के सैंपल लेती है
है और वहाँ पर की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिससे ये पता चलता है कि लगभग रात के 1 बजे उस स्कूटी के ऊपर 2 लड़के आ रहे थे। वो दोनों स्कूटी को बीच में रोकते हैं और एक लड़का उतरता है, वो पानी टंकी के पास जाता है और अपना हाथ मुंह धोता है, और जो दूसरा लड़का रहता है वो भी स्कूटी को पार्क करता है और हाथ मुंह धो करके वो दोनों वहाँ पर से गायब हो जाते हैं। लेकिन वो जो फुटेज थी वो रात के वक्त की थी, जिसकी वजह से वो दोनों का चेहरा अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। अब पुलिस ये सोचती है कि अगर वो ये सारी फुटेज संध्या को दिखलाएगी तो संध्या उन्हें कुछ बता सके। तो वो हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। वो ये पूछते हैं कि उन्हें संध्या से पूछताछ करना है तो उनकी कंडीशन कब तक ठीक हो जाएगी। तो जो डॉक्टर रहते हैं वो उन्हें ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो संध्या है उसकी तबीयत खराब ही नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ एक एक्टिंग कर रही है ना। जो पुलिस रहती है उन्हें समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं संध्या उनसे कुछ बहुत बड़ी चीज छुपा रही है। वो सीधा संध्या को हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन लेकर के आते हैं और इससे इंटरोगेशन करना शुरू करते हैं। वो इंटरोगेशन के साथ ही साथ उसकी कॉल डिटेल्स भी चेक करते हैं, और जैसे ही कॉल डिटेल्स सामने आती है पुलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ था उससे कुछ वक्त पहले संध्या एक नंबर से बात कर रही थी, और संध्या की कॉल डेटा रिकॉर्ड्स देखने से ये पता चल रहा था कि वो हमेशा फ्रीक्वेंट बेसिस में उस नंबर से बात करा करती है। जब पुलिस वो नंबर की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि वो किसी हनुमान प्रसाद नाम के इंसान के ऊपर रजिस्टर्ड है, जिसके बाद पुलिस उसकी लोकेशन निकालती है, और पुलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जिस दिन ये सब कुछ हुआ था उस दिन की जो लोकेशन थी वो एग्जैक्टली उस नंबर से मैच कर रही थी। पुलिस सबसे पहले हनुमान को अरेस्ट करती है और संध्या के साथ हनुमान को बैठा करके इंटरोगेशन करना शुरू करती है। शुरुआत में तो ये दोनों अपने गुनाह को कबूल करने के लिए राजी ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही इंटरोगेशन का लेवल बढ़ाया जाता है ये दोनों अपने आप ही सच कबूल कर लेते हैं। संध्या ये बताती है कि हाँ उसने ही रात में रायते के अंदर नशीली दवाई मिलाई थी, और वो रायता उसने पूरे परिवार को खिलाया था, लेकिन उस दिन उसके बेटे अमन की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से उसने रायता नहीं खाया। अब जैसे ही रात के वक्त वो सारे लोग वो नशीली दवाई की वजह से काफी ज्यादा गहरी नींद में थे, तभी संध्या ने नीचे आकर के मेन गेट को ओपन कर दिया। तभी जो हनुमान था वो अपने साथ 2 किराए के लड़कों को लेकर के उसके घर में आता है, और वो एक एक करके सबको मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक से अमन जाग जाता है। अब जो अमन रहता है वो उन लोगों को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो तीनों लोग मिलकर के उसे भी मार देते हैं, जिसके बाद हनुमान और वो दोनों लड़के अमन की स्कूटी को लेकर के वहाँ पर से भाग जाते हैं, और यहाँ पर जो संध्या रहती है वो वापस से छत के ऊपर आकर के सो जाती है। अब जो पुलिस रहती है वो इनसे पूछती है कि तुमने ये सारी चीजें क्यों करी, तो संध्या और हनुमान ये बताते हैं कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और जो संध्या थी वो कभी भी ये चीज नहीं चाहती थी कि वो पनवाई लाल से शादी करे, क्योंकि संध्या उस टाइम से ही काफी ज्यादा मॉडर्न थी, और जो पनवाई लाल था वो काफी ज्यादा मिडिल क्लास इंसान था, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा शादी के बाद पैसों की प्रॉब्लम्स बनी रहती थी, और इसी चीज की वजह से ज्यादा पैसा कमाने के लिए जो संध्या थी वो बच्चों को कराटे सिखाया करती थी। अब वो अक्सर कराटे सिखाने बाहर जाया करती थी और कई बार टूर्नामेंट्स भी अटेंड करती थी। तभी 2015 में वो अलवर से बाहर गई हुई थी एक कराटे टूर्नामेंट के लिए। तभी उसकी मुलाकात हनुमान से होती है। जो हनुमान था हालांकि वो संध्या से 10 साल का छोटा था, और जो संध्या थी वो शादीशुदा थी और साथ ही साथ उसके 3 बच्चे भी थे, लेकिन उसकी शक्ल देखने से ऐसी बिल्कुल नहीं लगती थी कि वो शादीशुदा है, और उसके 3 बच्चे भी है। ये दोनों की धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है, और अक्सर ये दोनों एक साथ मिला करते थे, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और प्यार के बाद वो दोनों अपनी हवस मिटाने के लिए हनुमान के ही एक दोस्त जिसका नाम मंटू सरकार था उसके अलवर वाले घर में रहा करते थे। संध्या अपने घर में ये झूठ कहा करती थी कि वो टूर्नामेंट के लिए बाहर जा रही है, और इसी चीज का बहाना दे करके वो हनुमान के साथ मंटू सरकार के घर में रहा करती थी। लेकिन इसी बीच में एक साथ संध्या और हनुमान को संध्या का बेटा अमन देख लेता है, और अब जो अमन रहता है वो सब कुछ अपने घर में जाकर के अपने पापा को बता देता है। अब यहाँ पर जो पनवारी लाल रहता है जैसे ही संध्या घर आती है वो उसे बहुत मारता है, और उसे ये चीज समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, ये सारी चीजें तुम पे शोभा नहीं देती। वो उसका फोन ले लेता है और उसे घर से बाहर निकलने से मना कर देता है, लेकिन संध्या जैसे तैसे छुपते छुपाते हनुमान से कॉल में बात करा करती थी। तभी वो दोनों मिलकर के ये प्लान बनाते हैं, जिसके बाद 2 अक्टूबर रात के 12 बजे संध्या हनुमान और उसके साथ 2 किराए के लड़कों को लेकर के ये सारी चीजों को अंजाम देते हैं। अब हालांकि जो संध्या और हनुमान है ये दोनों तो 50-50 हजार के कंपनसेशन में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, और वो जो 2 किराए के लड़के थे वो हालांकि नाबालिग थे, जिसकी वजह से वो भी बाल सुधार केंद्र में हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, आपने इससे क्या सीखा? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल
बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।